दोस्तों, आपके पास 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने का मौका होता है, इसलिए बेहतर है कि आप किसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर दें। इससे टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही आपका पैसा भी बढ़ेगा। ऐसा ही एक खास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस स्कीम में अगर आप समझदारी से पैसे लगाएंगे तो इससे अच्छा कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन समझदारी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। आज हम ELSS के बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तों। इसके पॉजिटिव निगेटिव भी बताएंगे, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे बचाएं और इसकी शर्तें क्या हैं। ELSS पर सही डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दें। इससे आपको दूसरे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और वो भी बिना किसी एड ब्रेक के। तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ELSS है क्या। दोस्तों, ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी मतलब होता है शेयर। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का मतलब शेयरों में इन्वेस्ट करने वाली सेविंग स्कीम, यानी ये स्कीम आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाती है। दरअसल ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। आप ये तो जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई भी पैसे लगा सकता है और सबका पैसा इकट्ठा करके शेयर या बॉन्ड में लगाया जाता है। हर स्कीम के कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स के हिसाब से एक फंड मैनेजर सबके पैसे को मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट के बाद म्यूचुअल फंड का पैसा जिस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा, उसी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन हर म्यूचुअल फंड स्कीम से टैक्स नहीं बचता है। कुछ खास स्कीम ही ELSS होती है और उन्हीं में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बचता है। टैक्स की बचत होने की वजह से ही ELSS को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। दरअसल सरकार के नियम के हिसाब से टैक्स छूट उन्हीं स्कीम पर मिलती है जो शुरू से अपने आप को ELSS बताती हैं और लॉक इन के रूल को मानती हैं। दरअसल लॉक इन का रूल ही ELSS को खास बनाता है दोस्तों, नहीं तो ये बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ही है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लॉक इन रूल है क्या। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले भी किसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए हैं, उन्हें पता होगा कि वो 5 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टैक्स की छूट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर ही मिलती है। इसी तरह से ELSS का पैसा भी आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, फिर चाहे जितनी बड़ी ज़रूरत आ जाए। यही लॉक इन का रूल है। दरअसल ELSS का ये 3 साल का लॉक इन सबसे कम है, बाकी सब में तो 5 साल तक आप पैसे को छू भी नहीं सकते हैं। इंश्योरेंस और PPF में तो मैच्योरिटी के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। तो ELSS में पैसे लगाने के बाद आपको पैसा वापस पाने के लिए कम से कम 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन टैक्स सेविंग के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसे लगाएंगे, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। टैक्स का हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर में चलता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। इस दौरान हुई कमाई पर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसी दौरान ELSS में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ऐसे कई इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें पैसे लगाने पर आपको टैक्स छूट मिलती है, जैसे PPF, EPF, NSC वगैरह। सेक्शन 80C के नियमों के हिसाब से आप जितना पैसा ELSS में लगाएंगे, टैक्स कैलकुलेशन करते समय उतना ही पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाएगा। कैलकुलेशन में इनकम घट जाएगी तो फिर टैक्स देनदारी भी घट जाएगी और इस तरह से आपका टैक्स बच जाएगा। दोस्तों, जो जितना ऊंचे टैक्स स्लैब में होता है उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब अगर कोई 30% के टैक्स स्लैब में है तो उसे टैक्स में सबसे ज़्यादा कमी आएगी। सेक्शन 80C के तहत आप कुल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से 30% के टैक्स स्लैब वाले को करीब 46,000 रुपए का फ़ायदा हो जाता है। ELSS से एक और टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी फ़ायदा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
यानी आप जब भी पैसा वापस लेंगे उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चाहे आप 3 साल के तुरंत बाद पैसा निकालें या फिर आगे कभी भी। लेकिन ईएलएसएस से होने वाली इस कमाई पर टैक्स तभी तक नहीं लगेगा जब तक आपका कुल मुनाफा 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। 1 लाख से ज़्यादा आपको जो भी मुनाफा होगा उस पर 10% के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। एक बात और ध्यान देने की है दोस्तों कि ईएलएसएस में पैसा लगाने पर कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहें जितना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन टैक्स की छूट लिमिट में ही मिलेगी। सेक्शन 80C में कुल 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, इसलिए किसी भी साल 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा ईएलएसएस में लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 साल का बाउंडेशन भी है और चार्ज भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कुछ ज़्यादा ही है। ईएलएसएस में हर साल करीब 2% का चार्ज कट जाता है। लेकिन अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि टैक्स सेविंग तो ठीक है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, फ़ायदा कितना होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इस स्कीम में आपका पैसा शेयरों में लगाया जाता है, यानी इस स्कीम का रिटर्न शेयरों की चाल पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर फंड मैनेजर ने अच्छे शेयर चुने हैं और उनके प्राइस में अच्छी ग्रोथ होगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर शेयर का सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है तो फिर आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा और हो सकता है कि घाटा भी हो जाए। इसके अलावा शेयर बाज़ार के सेंटीमेंट का भी असर होता है। बाज़ार में मंदी की हवा चल रही है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर तेज़ी की हवा चल रही है तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। दरअसल ईएलएसएस या किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। शेयर में इन्वेस्टमेंट का नेचर ही ऐसा होता है, ये पहाड़ों की चढ़ाई जैसे होते हैं जहां ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट सीढ़ी पर चढ़ने जैसा होता है, लेकिन सीढ़ी आपको बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जाएगी। अगर आपको ऊंचाई तक जाना है यानी पैसे को ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर इस उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए कि टैक्स सेविंग के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उनमें ईएलएसएस सबसे ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो कमाई भी है। लॉन्ग टर्म में ईएलएसएस ने ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा कराया है। पिछले 5 साल में इसने सालाना 11% का रिटर्न दिया है, जो किसी भी दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि इसके रिटर्न में उठापटक लगी रहती है, इसलिए हो सकता है जब आपको पैसे की ज़रूरत हो उस वक्त बाजार में गिरावट चल रही हो। ऐसे में आपका फ़ायदा तो बहुत कम होगा या फिर आप घाटे में भी हो सकते हैं। इसलिए ईएलएसएस में वही पैसा लगाएं जिसकी ज़रूरत हाल फिलहाल ना हो। अगर इन्वेस्टमेंट में घाटा दिखने से आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं तो बेहतर है कि आप पीपीएफ में पैसे लगाएं। पीपीएफ में भी इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में बदल सकता है, फिर भी यहाँ घाटे की गुंजाइश कभी नहीं रहती है और ब्याज भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रहता है। इसमें भी आप जो पैसे लगाते हैं उस पर टैक्स छूट मिल जाती है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर भी मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। दरअसल टैक्स बेनिफिट के मामले में पीपीएफ ईएलएसएस से बेहतर है, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी की रकम चाहे जितनी ज़्यादा हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहीं ईएलएसएस में अगर मुनाफा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल में होती है, यानी आपका पैसा 15 साल तक फंसा रहता है। वहीं ईएलएसएस में आप 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। वैसे अगर शादी, पढ़ाई या इलाज के लिए भी पैसे की ज़रूरत है तो आप 5 साल बाद भी पीपीएफ का खाता बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दरअसल पीपीएफ में टेंशन बहुत कम होता है दोस्तों। आप हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करते जाइए, बस उसके बाद आपको इंटरेस्ट और मैच्योरिटी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईएलएसएस में आपको सही फंड चुनना होता है और उसके बाद पोर्टफोलियो पर भी नज़र रखनी होती है। बाजार का उतार चढ़ाव भी आपको लगातार टेंशन में रखता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ईएलएसएस और एसआईपी का रिश्ता क्या है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि ईएलएसएस में पैसे लगाएं कि एसआईपी करें। इसको लेकर भी लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान जिसमें एक व्यवस्थित ढंग से पैसे लगाए जाएं। इस तरीके में
फिक्स टाइम पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट की रकम भी फिक्स होती है, जैसे हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट या फिर हर 15 दिन पर 2,000 का इन्वेस्टमेंट। एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित रकम को इन्वेस्ट करने का तरीका ही SIP होता है। अब इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में भी इसी फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब रेगुलर डिपॉजिट के इस फॉर्मूले का यूज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो उसे SIP कहते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे पूछती हैं कि आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या लमसम डिपॉजिट करेंगे। अगर आप SIP का ऑप्शन चुनेंगे तो फिर आपसे रेगुलर पैसे लेने का इंतज़ाम किया जाता है। इसके बाद आपको रेगुलर पैसे जमा करना होता है। ELSS में भी SIP वाले इन्वेस्टमेंट मेथड का इस्तेमाल होता है और आप रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां इस पर जोर देती हैं क्योंकि इससे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट भी पक्का हो जाता है। अभी तक हमने आपको बताया कि ELSS में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स की अच्छी बचत हो सकती है। इसके अलावा इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन इसके साथ ही ये रिस्की भी है दोस्तों। जबकि PPF अकाउंट में रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन ये बहुत सेफ है। इसलिए ELSS उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिटर्न के लिए रिस्क ले सकते हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होगी। दोस्तों, बाज़ार में ढेरों म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, इसलिए ये काम थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा ये भी जानना संभव नहीं है कि आगे कौन सी स्कीम ज़्यादा अच्छा करेगी। ऐसे में हम पीछे देखकर पता लगाते हैं कि किस स्कीम ने लगातार बेहतर रिटर्न दिया है और किस स्कीम का मैनेजमेंट अच्छा है। इसी आधार पर हमने 5 सबसे अच्छे ELSS चुने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नाम और रिटर्न दिए हैं। लेकिन ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों कि पिछले रिटर्न के आधार पर आगे के रिटर्न के बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए सही स्कीम चुनना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको वो सभी जानकारी दे रही हूँ जिससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिल सके। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।